देख रहे हो किसी चीज का? मैडम, कॉन्जेनिटल फीटल एनॉमलीज में जैसे टर्मिनेशन का जैसे प्लान बन गया है, कोई इस तरह की है एनॉमली जो कंपेटेबल विद लाइफ नहीं है, तो मैडम फिर उसमें जो ये बात करते हैं कि जो हमारे मुस्लिम वो लॉज हैं, इस्तिकाते हमल वगैरह या इस तरह। हम्म। मैडम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमने इसको किस तरह। देखो, दो तीन चीजें जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हैं, जैसा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस फॉर द फीटस। दूसरा, जो ये कहते हैं डोनर एग डोनर स्पर्म। इसमें देखो, हम लोगों ने एज अ मेडिकल पर्सनल बात करनी है। हमने वी आर नॉट रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है। हमने हर वो बात पेशेंट को कहनी है जो मेडिकली वर्ल्ड ओवर उसके लिए अवेलेबल है, और उसके बाद जो हमारे कंट्री के लॉ में अलाउड है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन वो। थर्ड ऑप्शन वो कि अगर वो खुद अपने रिलीजन के हिसाब से जाकर पता करके जो डिसाइड करना चाहे सो वो कर ले। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कहा, हर डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट लॉ है उसके बारे में। हमारा लॉ, बिकॉज वी आर इन अ मुस्लिम कंट्री, तो हमारा ऑब्वियसली इस्लाम के अकॉर्डिंगली लॉ बना हुआ है। लेकिन हमने फिर भी वेन एवर वी आर टॉकिंग टू अ पेशेंट या इन एग्जाम ऑल्सो, हमने रिलीजन का नाम नहीं लेना होता। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो पेशेंट है वो किस रिलीजन का है, एक चीज तो ये भी। और दूसरा ये कि हम अपनी प्रायोरिटीज तो उसके ऊपर पोज नहीं कर सकते। तो हमने उसको पहली बात तो यही बतानी है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ पोर प्रोग्नोसिस ऑफ द फीटस, यानी ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें बच्चे का सर्वाइवल नहीं है, वो अलाउड है इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के लॉ में अलाउड है। बाकी व्हाट इज द रिलीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट अलाउस, वो जाके अपने रिलीजियस स्कॉलर से पूछे और फिर अपना फैसला खुद करे। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का आपने इस तरीके से करना है। सिमिलरली डोनर एक डोनर स्पर्म, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं। हमने एज अ मेडिकल प्रोफेशनल बात करनी है। हमने ये बात हम कर नहीं सकते कि इवन इन आवर क्लास ऑल्सो वी डोंट नो कि मे बी 10% ऑफ गर्ल्स आर हेयर हु आर नॉट मुस्लिम्स। मतलब आई कैन सी द नेम्स जो कि ऑब्वियसली देयर आर फ्यू गर्ल्स जो नहीं भी मुस्लिम्स। तो वी जस्ट नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमने बताना है कि ये फैसिलिटी वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है। जैसे कि अगर किसी का ओवेरियन रिजर्व खत्म हो गया या किसी का एजोस्पर्मिया है, तो हम उसे बता देंगे कि वर्ल्ड में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसा कि डोनर है कि डोनर स्पर्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हाउएवर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के लॉ में इट इज नॉट अलाउड, सो इट्स नॉट परफॉर्म्ड एनीवेयर इन आवर कंट्री। और थर्ड नंबर पे अडॉप्शन। देन अडॉप्शन के भी हर कंट्री के हर जगह के डिफरेंट रूल्स होते हैं। आपको अपने कंट्री का लॉ पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपने बात करनी है। ठीक है, बाकी पेशेंट का राइट है कि उसको पूरी मैनेजमेंट पता हो अपने केस से रिलेटेड, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्ल्ड ओवर, वो उसको पता हो। बाकी फैसला उसने खुद करना है। ठीक है, उसके लिए वो रिलीजियस स्कॉलर को इन्वॉल्व करे, वो या वो जिसको भी इन्वॉल्व करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। राइट। सो गुड। जी। अस्सलाम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, तस्वीर। मैडम, एक पेशेंट अगर ग्रेविड 2 पैरा 1 27 वीक्स, और उनका मैम AFI जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो है मैम उन वेट जो है वो 1.3 kg है। डॉपलर नॉर्मल है, और मैडम हाँ। उनमें कोई और रीजन भी नहीं है ओलिगोहाइड्रामियास की। एनॉमली हम्म। स्कैन नॉर्मल है, तो मैम इस पेशेंट को हम किस तरह से लेके चलेंगे? देखो, पेशेंट इज एट 27 वीक्स, ये एक बड़ा इन बिटवीन सी जेस्टेशनल एज है। अगर ये बहुत अर्ली होता, जैसे कि 20 वीक से पहले पहले, और लाइकर इतना कम होता, तो इवन हम उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एडवाइस कर सकते थे। लेकिन अब ये 27 वीक्स पे पहुंच चुकी है, लाइकर इज वेरी लेस। एंड it's probably because of placental insufficiency considering her previous obstetrical history, जिसमें 1.3 kg का बेबी था। तो इसके अंदर टर्मिनेशन के बजाय अगर आप इसको कंटिन्यू करो विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, इस स्टेज पे एंटीकोएगुलेंट्स एकदम से ऐड करने का भी वैसे फायदा नहीं होता। तो हम इसको मॉनिटरिंग के साथ चलेंगे, जैसे हमारी SGA या IUGR की गाइडलाइन के अंदर मॉनिटरिंग लिखी हुई है। 2 वीकली हम इसका एस्टिमेटेड बेबी वेट का यानी ग्रोथ स्कैन कराएंगे, और वीकली इसका डॉप्लर स्कैन कराते जाएंगे। एंड वी कैन टेक हर टू 34 वीक से आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतनी डिक्रीज लाइकर में जब बच्चे के पास
मूवमेंट करने की जगह ही नहीं होगी और लाइकर इतना कम होगा तो लिम्फ एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने का बहुत चांस होता है। तो जहां पर भी हमें वाइब्रेटी अचीव होगी विद ऑफ कोर्स टेक्सा कवर एंड सारा कुछ करके प्री टर्म की प्रिपरेशन करके वी कैन टेक हर टू एटलीस्ट 34 वीक्स। लेकिन अगर यही पेशेंट 18 वीक्स पे आती या 20 वीक्स पे या इवन 22 वीक्स पे जिसमें लाइकर इतना कम होता, 2 या 3 लाइकर है, उसके अंदर देर आर मोर देन 90% चांसेस कि ये अगर बेबी आगे गया तो विद द डिक्रीज लाइकर बेबी विल नॉट हैव इनफ स्पेस टू मूव इनसाइड द एब्डोमेन। और इस वजह से उसका लिम्ब एब्नॉर्मेलिटीज डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं, नंबर 1 पे टर्मिनेशन, नंबर 2 पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, नोइंग ऑल द रिस्क्स दैट आर एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो रिस्क्स क्या है? Abnormalities, the development of abnormalities of limbs in the fetus. Number 2 is the stillbirth. राइट, सो ये तो इसकी हम बता के फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगर वो बहुत अर्ली डिक्रीज लाइकर के साथ आते ओके मैडम, थैंक यू। हैं। अच्छा, सो आज का हम कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम लुबना मैम। और फातिमा मैम और नाजिश। जी नैना। अस्सलाम वालेकुम। जी एक जी क्वेश्चन वालेकुम। था, जैसे आपने यही बताया, यही सिनेरियो था 18 वीक्स और वीक्स जेस्टेशन विद एनहाइड्रोमनियास प्रीवियस 3 सीजनल सेक्शन। फिर उसमें हम अगर उसका जो है बेबी का लाइकर भी बिल्कुल रिड्यूस्ड है तो उसको मॉनिटर भी करते हैं, लेकिन यह है कि पेशेंट डोंट वांट टर्मिनेशन, तो उसको हम कैसे काउंसल करें कि अगर टर्मिनेशन पे राजी हो जाती है तो प्रीवियस 4 को हम कैसे, मतलब कि वो टर्मिनेशन के लिए या हिस्टेरोटमी के लिए देखो, करेंगे? 18 वीक्स पे अगर प्रीवियस 3 है या इवन प्रीवियस 4 है, 18 वीक्स पे आप उसको एक्सपेल करा सकते हो। फिर भी 20 वीक्स एंड अबव पे हिस्ट्रोटमी इज अ सेफर ऑप्शन। अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा सेफ होना चाहते हो तो अपना टारगेट 18 वीक्स ही रख लो। वरना आई ठीक है। थिंक बिफोर 20 वीक्स आप एक्सपेल करके इवैक्यूएशन कर सकते हो। और लेकिन अगर यही प्रीवियस 3 और 18 वीक्स पे एनहाइड्रोएमनियोस आ गया तो उसको तो बल्कि ज्यादा काउंसल करना चाहिए फॉर टर्मिनेशन, बिकॉज शी इज ऑलरेडी प्रीवियस 3 और जितना टाइम और निकालेगी उसका उतना ही ज्यादा शील गो मोर टुवर्ड्स द हिस्टेरोटमी। 18 वीक्स पे फिर भी वो एक्सपेल करके इवैक्यूएशन हो सकेगी। कुछ लोग 18 वीक्स को रख लेते हैं सेफ्टी मार्जिन कि हम 18 वीक्स एंड अबव में हिस्टेरोटमी करेंगे, तो आप वो कर लो। बट आई थिंक 20 वीक्स एंड अबव में प्रीवियस 3, प्रीवियस 2, प्रीवियस 4 में आप हिस्टेरोटमी एडवाइस कर सकते हो। 20 वीक्स एंड बिलो में आप उसको इंड्यूस करके आप उसका एक्सपल्शन करके और इवैक्यूएशन कर सकते हो विद वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। और अगर ये पेशेंट 18 वीक से ऊपर चली जाती है तो जाहिर है फिर तो 20 वीक से बियॉन्ड तो बहुत खतरनाक हो जाएगा एक्सपल्शन, तो फिर तो वैसे ही हिस्टेरोटमी होगी। तो इसके अंदर आप पुअर प्रोग्नोसिस बता दोगे। लेकिन देर आर फ्यू पेशेंट्स हु जस्ट डोंट टोटली एग्री विद द टर्मिनेशन इवन इफ देयर इज एनहाइड्रोएमनियास एंड बेबी इज अलाइव। जैसे किसी की आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या किसी का इतना सीरियस इतना इतना स्पेशल केस हो जाए, तो वो बेचारे फिर दे कंटिन्यू द प्रेगनेंसी जिस हद तक भी उन्हें जाना पड़े। बट इसके अंदर प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता। मैम अगर किसी थैंक की साइकिल 60 डेज की है तो उसमें हम ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइकिल्स कितनी है? 60 डेज की अगर साइकिल है, प्रोलॉन्ग साइकिल अच्छा, है, तो उसमें बड़ी हम। कंफ्यूजन लोगों को होती है एक्चुअली। देखो, इतनी कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नो डाउट, यस, आप उससे पूछ सकते हो कि चलो एलएमपी आपने पूछी, एलएमपी से अपनी नॉर्मल ईडीडी निकालो, ठीक है। बट इफ शी हैज अ हिस्ट्री के कोई कहती है कि उसे प्रोलॉन्ग साइकिल्स रही है, तो आप कर सकते हो कि इसमें 1 वीक और ऐड कर लो, ठीक है ना, कि लेट कंसेप्शन हुई हो। बट उसके अंदर फिर आपका श्योरिटी तो नहीं होगी। एक मार्जिन ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आपकी एलएमपी से ही चलेगी, लेकिन उसमें आप वीक और ऐड कर लो, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ये एक्चुअली सीपीएसपी में एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। ठीक है, चलें, गुड। लुबना, कोई सिनेरियो है आपके पास? नहीं मैडम, आप दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो क्विकली मैं सिनेरियो देती हूँ, फिर हम लुबना, फातिमा और नाजिश इन तीन से फिर हम आज प्रेजेंट करा लेंगे। सो पेशेंट इज ग्रेविडा 3 पैरा 2+0। शी इज प्रीवियस टू cesarean sections and her last child born is 1 year back, and the baby was of weight 1.9 kgs at 36 weeks. And now she is at 27 weeks of gestation. Uh,
with fundal height of 24 weeks. How will you proceed? Okay. Madam, then after mutual introduction, rapport building, and confirming the biodata given to me, I will inquire from the patient about her age, about her last menstrual period, and regularity of the cycle. And either she is sure of date and not. I will also inquire her about history of consanguineous marriage and any history of excessive nausea, vomiting, or weight loss in her first trimester. Either it was a book pregnancy, and either her blood pressure was checked and her sugar was checked at her booking visit, and either it was a normal or not. And either dating scan was done at along with the knuckle translucency. Any history of fever, rash, flu-like symptoms along with the abnormal vaginal discharge. And then I will inquire her about any history of OGTT done at 14 weeks of gestation, and then anomaly scan at 20 weeks of gestation, especially for her for the renal HNSCs, echogenic bowel, or a single umbilical artery. Any history of repeated episodes of vaginal bleeding. Either her previous scan was done and what she was told about, either there was a history of any fibroid uterus or uterine anomaly was present. I will also rule out the constitutional small fetus by inquiring by taking history. And after this, I will take her past obstetrical history. Either regarding her past obstetrical history, I will especially dug out about any history of hypertension, any history of preeclampsia, eclampsia, placental abruption, and either her previous baby was FGR, and regarding her, either there is any history of previous stillbirth or any history of placental abruption. And then I will take her past medical history, and in which I will inquire about, besides hypertension, diabetes, I will take history of chronic kidney disease, any history of autoimmune disease or cardiac disease. I will also take past surgical history besides the previous two cesarean section. Either she is having any history of gastric bypass surgery, will take family history, socioeconomic history. Then I will dug out any history of smoking and the number of the cigarettes that she is using. And I will also, and then madam, yes madam, I have done with my history. Then I will proceed towards the examination. अच्छा, अभी मैं आपको एग्जामिनेशन बताती हूँ। हिस्ट्री आपकी जो थी ना, ऐसी थी कि अगर इसी इसी हिस्ट्री पे हम चले, पासिंग मार्क्स नहीं आने इसमें, आपके 58 भी नहीं आने, आपके आएंगे कोई 55 56। यानी कि मतलब इट वाज, देखो, बड़ा क्लियर सा सिनेरियो है। इतना क्लियर तो वैसे शायद एग्जाम में हो भी ना, क्योंकि आपको खुद ही क्लैरिटी करनी पड़ती है कि आईयूजीआर का केस है या नहीं। इसके अंदर तो साफ दिया हुआ है कि 27 वीक्स का बाय डेट्स है और 24 वीक्स फंडल हाइट है, विच मींस इट इज आइदर एसजीओ और इट इज आईयूजीआर भी। ठीक है, आपने एग्जाम में कभी भी इस तरह हिस्ट्री नहीं बोलनी कि रट्टा मारा हुआ है, और यू स्टार्ट, एवरी पेशेंट इज नॉट सेम। आपने रट्टे तो मारने हैं जरूर, लेकिन आपने अपने रट्टे को अप्लाई करना है उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है, वो किस तरीके से आपने इस पेशेंट के अंदर बायोडाटा तो किया, बट दो तीन चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, कि हाउ आर यू मेकिंग श्योर दैट शी इज रियली श्योर ऑफ डेट्स। नंबर वन, क्या पता वो 24 वीक्स पे ही हो। आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं थी, आपने सिर्फ कहा कि आई विल चेक इफ शी इज श्योर ऑफ डेट्स और नो। श्योर ऑफ डेट्स को चेक करने का हिस्ट्री में तीन चार तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पता पेशेंट है वही 24 वीक्स पे। नंबर वन। नंबर टू ये कि नाउ यू नो इन द हिस्ट्री, शुरू में आपको पता चल गया है कि पेशेंट की डेट्स ठीक है, शी इज रियली एट 27 वीक्स। उसके बाद आपने उसके आईयूजीआर का हिस्ट्री का, इट्स नॉट लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्नॉर्मेलिटी, एकोजेनिक बाउल, मतलब आई डोंट वांट टू हियर ऑल दीज थिंग्स। मैं क्या पूछते सुनना चाह रही थी, मैं ये सुनना चाह रही थी कि उसका इतना बड़ा रिस्क फैक्टर दिया हुआ है कि पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में 1.9 kg का बच्चा पैदा हुआ है 36 वीक्स पे, which means कि either the baby was SGA और IUGR। आपकी हिस्ट्री वहीं से ही शायद शुरू हो जानी चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज, जब हम ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, वी आर चेकिंग कि उसके प्रीवियस 2 है और उसका एक बच्चा 1.9 kg पे 36 वीक्स पे हुआ है, तो हमारा रेड पेन निकलता है और हम उसको सर्कल कर देते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपने वो जी जी बहुत मैडम। डिटेल में, वहां से तो आपकी हिस्ट्री शुरू होनी थी। तो आपको पूछना चाहिए था कि पिछली दफा कोई ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था,
मतलब what was the reason that the baby was IUGR or SGA, and why is the birth was conducted at 36 weeks. ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब इस हिस्ट्री पे वापस आओगे तो आपको एक पूरी हमारी गाइडलाइन है, अब तो नई गाइडलाइन आएगी 24 की, 2024 की। आपको वो सारे रिस्क फैक्टर्स, पहले आप उसके सारे रिस्क फैक्टर्स को निकालो। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। देखो बात ये है कि ये वो पेशेंट है जो कि शायद बहुत सारे लोगों से रेफर होकर आपके पास आए। She is not a low risk or a simple obstetrical patient. She is at 27 weeks. Baby is alive. Fundal height is very low, which is 24 weeks. अब वो इतनी दुनिया से अगर होके रेफर होके आपके पास आया केस, तो आप कुछ तो ऐसा खास करो ना जो कि इतने रेफरेंस ने नहीं किया। आपने तो वही कर डाला जो शायद पेरिफ्रीज में बैठे हुए जीपी कर रहे हैं, राइट, जिन्होंने मैडम मैंने शायद पास गाइनी का ऑब्स्टेट्रिकल नहीं है। मैंने मेरे पास इस तरीके ऑब्स्टेट्रिकल से हिस्ट्री कुछ उसकी नहीं। डिटेल में पूछी थी, लेकिन शायद वो मैंने आगे आके पूछी, वो स्टार्ट में पूछनी ऐसे चाहिए थी। फायदा कोई नहीं, क्योंकि आप क्रॉनिक हर पेशेंट में हाइपरटेंशन। नहीं, आप हर पेशेंट में उधर ही जाकर हम्म। पूछते हो। इस पेशेंट में उस जगह पर नहीं पूछ ली ना। यही तो फर्क ठीक है। है। देखो मैंने आपसे क्यों कहा कि यू विल नॉट पास, क्योंकि आपको ये फर्क लाना है अपने अंदर पास होने के लिए। एग्जाम के अंदर ठीक है। पासिंग रेट इज वेरी लेस एंड ओनली दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू पास, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? क्योंकि आप लोगों के पास अब वो डिग्री आएगी कि आप लोगों के पास सारे रेफरल केसेस आएंगे, राइट। यू विल बी अ फेलो इंशाल्लाह, राइट। आप कोई एंटर नहीं हो रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप फेलो बन के निकल रही। फेलो का मतलब ये है कि जब आप वहां बैठ के क्लिनिक कर रहे हो, तो आपके पास जो पेशेंट आया, अब यू डोंट हैव एनीबडी टू रेफर द पेशेंट टू, राइट। You are the final person who has to deal with the patient, and you have to do something extraordinary to the patient, ठीक है ना। इसलिए आपको जब तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज एग्जाम में नहीं दिखाओगे, ये फेलो की डिग्री आपको नहीं मिल सकती। इस कॉन्सेप्ट को जब तक समझोगे नहीं, एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, और एग्जाम की तैयारी और फिर पास कैसे हो गए। तो आपने एक टिपिकल कैंडिडेट, या जो कि प्रोबेबली ट्रेनिंग में एंटर हो रहा है डॉक्टर, या प्रोबेबली आईएमएम वाला डॉक्टर, उस लेवल की बात नहीं करनी। आपको बात वो करनी है कि जिसमें आपने, अब आप पेशेंट आपके पास आ गए हैं, और अब पेशेंट को भी पता हो कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट उसकी करने लगे हो, और इन एनी केस योर एंड रिजल्ट हैज टू बी गुड। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट गुड नहीं होगा तो वो किधर जाएगा, ठीक है ना। सो इस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, योर द वे यू टेक योर हिस्ट्री कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी हिस्ट्री, स्पेशली इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स बहुत ही ट्रिकी चीज है। हम लोग गायनी से बहुत घबराते हैं। मुझे जितनी भी रिक्वेस्ट आती है टॉपिक, इवन अभी भी हम इतना कुछ गायनी कवर कर चुके हैं, प्रॉब्लम पिछले 2-3 महीनों से हम 90% गायनी के टॉपिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने कहा कि अब ऑप्स करेंगे, तो इवन अभी भी मुझे कितने लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गायनी का ये टॉपिक, गायनी का ये, गायनी का वो। बट फ्रैंकली ऑप्स लगती आसान है। लगता यही कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री करके बोल देंगे, रिस्क फैक्टर्स हमें आइडिया है गाइडलाइन से, वो का समहाउ विल कवर इट, और फिर विल प्रोसीड विद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का क्या है, हम लेबर रूम में रोजाना 50 पेशेंट्स तो एटलीस्ट एग्जामिन करके जाते हैं अपने घर। सो देर इज नो प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो वी कैन मैनेज, यू नो, वी कैन एटलीस्ट, हम कर लेंगे। गायनी इज डिफिकल्ट, ऐसी बात नहीं है। जितनी जो एग्जाम में जो जितनी आसान चीज होती है ना, उसमें पास होना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। एग्जाम के अंदर शायद ऐसे केस में पास होना आसान हो जिसमें अनीमिया के साथ थायराइड भी हो पेशेंट को, और थायराइड के साथ उसका यूजीआर भी चल रहा हो, और शायद उसे हाइपरटेंशन भी हो। इतना कुछ होगा। जितना आप घबराओगे एग्जामिनर के लिए भी उतना ही कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इस तरह के पेशेंट में पास होना आसान होगा। लेकिन अगर एक पेशेंट में सिर्फ अनीमिया होगा ना, उसके अंदर पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऑप्स ऑप्स इज वेरी वेरी ट्रिकी। इट्स, हर पेशेंट को आप एक ऑर्डिनरी लेकर चल ही नहीं सकते। आपने उस सिनेरियो में से, जिसे कहते हैं ना, हाईलाइटेड पॉइंट्स को पिक करना है, और उसके मुताबिक अपनी हिस्ट्री को फॉर्मुलेट करना है। आप एक ही हिस्ट्री का पैटर्न ऑप्स के अंदर हर पेशेंट के अंदर नहीं बोल सकते। फिर क्या होगा, अभी बहुत सारे लोग आई एम श्योर एग्जाम देकर भी आए हैं, और यू नो एक्सपीरियंस किया हुआ है एग्जाम को। आप लोगों को आइडिया होगा कि होता क्या है कि यू एंड अप इन हैविंग मे बी 58% और 59%, बट यू आर नॉट पास। वो क्यों होता है? क्योंकि हिस्ट्री आपकी शायद पूरी होती है, जैसे आपने सारे ट्राइमेस्टर्स बोल दिए और वो, लेकिन एग्जामिनर को क्लिक नहीं किया। एग्जामिनर थिंक्स दैट योर हिस्ट्री वाज लाइक एनी कैंडिडेट हु हैज जस्ट एंटर्ड इनटू द ट्रेनिंग, or maybe like anybody who is sitting anywhere in the periphery who doesn't have got any training in the gynae but has covered somehow all the points. But जब when you are a fellow, you know इस पेशेंट के अंदर ये अलार्मिंग साइंस है।
आपकी हिस्ट्री स्टार्ट ही वहां से स्टोरी की तरह होगी, कि मैंने इसके सिनेरियो को पढ़ते ही मुझे पता चल गया है कि ये एक आईयूजीआर का केस है, इस चीज प्रीवियस टू। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पेशेंट 27 वीक्स पे, सिर्फ 24 वीक्स की फंडल हाइट के साथ आपके साथ में बैठी है। शी डोंट टेक इट वेरी कैजुअली। आप उसको आपकी हिस्ट्री बायोडेटा तो शुरू हुई है, यू हैव टू बी श्योर ऑफ डेट्स। कैसे आपने एलएमपी निकाली, चलो शी श्योर ऑफ डेट्स, उसके पास डायरी में लिखी हुई थी फॉर एग्जाम्पल उसकी एलएमपी की डेट। आजकल तो 90% पेशेंट ने मोबाइल में ही सेव की होती है। सो शी नोज हर एलएमपी। आप आगे पूछो कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन हुआ था, किस डेट को हुआ था, यू हैव टू रिकन्फर्म। क्योंकि पेशेंट की फंडल हाइट 27 वीक्स है, 24 वीक्स है, और है ये 27 वीक्स बाय डेट्स। क्या पता अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है उस डेट्स में, तो आप उसका फर्स्ट स्कैन पूछो किस डेट पे हुआ है। फीटल मूवमेंट की डेट किसी कैलेंडर पे मार्क की थी या नहीं। कुछ पेशेंट्स इतना पर्टिकुलर भी होते हैं कि उन्होंने नोट डाउन की होती है कि पहली दफा फीटल मूवमेंट कब फील हुई, या रफली थोड़ा सा याद हो, उससे दोबारा कोरिलेट करेंगे हम अपनी डेट्स को। नॉर्मली स्कैन किस डेट पे हुआ था आपने एग्जाम में भी, और अदरवाइज भी। वैसे तो इस तरह के पेशेंट में अपनी डेट्स को रिकन्फर्म करने के लिए बार बार पेशेंट से सवाल करना होता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है। उसके बाद हर हिस्ट्री डेट्स बैक फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एक्चुअली। तो आप प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट बेबी, क्या पता फर्स्ट आईयूडी हो, तो आप उसका डिटेल में फर्स्ट बेबी का पूछोगे कि कोई उसका हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद सेकंड बेबी की तो डिटेल में हिस्ट्री, एंड व्हाई द बेबी वाज बोर्न एट 36 वीक्स। उसके बाद आप जो हो क्या उसे कहते हैं, फिर इस प्रेगनेंसी में भी आप इसके तो रिस्क फैक्टर्स की पूरी लंबी लिस्ट बनती है। नॉट ओनली स्मोकिंग, देर आर लॉट मोर अदर रिस्क फैक्टर्स, मे बी किडनी डिजीज, ऑटो इम्यून, एंड यू नो बहुत सारी उसकी पूरी जो आपकी गाइडलाइन के अंदर मॉडरेट और हाई रिस्क फैक्टर्स लिखे हैं, वो तो सारे इसके अंदर आएंगे ना, बिकॉज आपने उसकी वजह देखनी है। इस वक्त वो पेशेंट आपके पास से होके, आपके क्लिनिक से होके जब जाए, तो उसको अपनी इस प्रेगनेंसी में दोबारा से आईयूजीआर होने की वजह पता हो, अगली प्रेगनेंसी में वो क्या कर सकती है, क्योंकि वजह पता होगी तो आप उसे बताओगे ना अगली प्रेगनेंसी में नहीं होगा। Once she has met you, she should not have IUGR in her whole life, and this can only happen if you know the reason. आपने तो रिस्क फैक्टर्स को इतनी कम इम्पोर्टेंस दी, एक्चुअली आपने बहुत सारी चीजों को इतनी कम इम्पोर्टेंस दी कि विच डिडंट लुक गुड। तो आपने इसलिए, नोबडी एक्चुअली, आप थ्योरी पास कर रहे हैं, अब वहां पर जो एग्जाम है वहां पर वो बैठे हुए हैं आपका ज्यादा स्किल देखने के लिए और एटीट्यूड देखने के लिए, कि आप तरीके से पिक कर रहे हो डायरेक्शन। तो जब तक ये चीज आप पिक नहीं करोगे, यू विल नॉट एक्चुअली विल नॉट डिजर्व टू गेट अ डिग्री ऑफ अ फेलो। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली डिग्री है, बिकॉज आफ्टर यू विल बी फेलो इंशाल्लाह, यू विल बी द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। उसके बाद और कोई है नहीं जहाँ वो जाकर अपना इलाज करें, ठीक है। सो आपको अपनी क्लैरिटी और अपने आप को बाकी से कुछ डिफरेंट करोगे ही तो इंशाल्लाह यूल पास द एग्जाम। सो हिस्ट्री के अंदर आपने बिल्कुल इस तरीके इसी मैडम मैं पैटर्न में हिस्ट्री दोबारा लूँ? क्विकली। मैडम हिस्ट्री दोबारा लूँ? हाँ हाँ, जी जी, जल्दी Okay. से Then, बोल madam, दे। after mutual, थोड़ा after आपकी mutual स्पीड स्लो introduction, I will चाहिए। inquire from the हाँ हाँ, patient गुड, about her. जी, जी. ठीक है। I will inquire her about her age, and then about her age and last menstrual period with regularity of the cycle, and either she is sure of date or not. Can she correlate her menstrual cycle with any calendar event or social event? When she did her urinary pregnancy test done, when she felt nausea and vomiting, and when she had her dating scan done along with the date, when she perceived the fetal movement, and at which gestational age her anomaly scan was done, and what she was told about that scan. Then I will elaborate it in detail about her past obstetrical history, starting from her first baby. What was the mode of starting from the first baby? Is there any history of antepartum, intrapartum, postpartum complication? Any history of the chronic hypertension? What was the outcome of the baby? Either the baby is alive, and then I will take history of her of her second baby. I will inquire about that. Either there is any history of chronic hypertension, history of preeclampsia, and what was the reason that the baby was born at 36 week of gestation. Either there was a history of FGR baby or IUGR baby. There is a history of placental abruption.
And in the postpartum period, either her blood pressure was checked or not checked, and what she was told about the cause of her or cause of her of that baby having SCA or having preterm delivery. Then I will take history of her current pregnancy in detail. I will rule out all the risk factor, including all the risk factor for the FGR. Then madam, and I will inquire her either this is the book, either this was the book pregnancy, this is the consanguineous marriage, and either her blood pressure was checked or not, or not checked, and either the dating scan was done along with a knuckle translucency in this pregnancy, and either she is having any history of repeated episodes of vaginal bleeding, history of diabetes, chronic kidney disease, renal disease, or a renal disease. And then I will then I will also inquire her about any history of past surgical history besides the previous two, history of gastric bypass surgery is there. Then elaborated in detail about her socio-economic history, and her smoking history will also be taken. चलो गुड. हेलो, 1 मिनट लुबना में आ. जी जी मैडम. अच्छा, एग्जामिनेशन बोले लुबना. Then, madam, regarding the examination of the patient, I will check her BMI, will take the vitals, including the blood pressure, temperature, pulse, respiratory rate, and then I will check the paleness in the hand and the eye, and then I will do her the thyroid, breast, and chest examination, and we'll do the abdominal examination, starting from the inspection for the presence of any stria that are visible, and besides the scar mark. And then I will do her the symphysiofundal do the palpation, will measure the symphysiofundal height, the amount of liquor, estimated fetal weight, lie, presentation, and we'll check the fetal heart rate. चलो गुड. आई थिंक ठीक था आपका एग्जामिनेशन. किसी ने कुछ और ऐड करना है इसमें अभी तक? हिस्ट्री मैडम इसमें एग्जामिनेशन. एक्सेसिव एक्सरसाइज, रिड्यूस्ड ईटिंग, विगरस एक्सरसाइज डेली, और ये मैडम प्रोफेशनल. इन्होंने डिस्चार्ज, ब्लीडिंग और लीकिंग का नहीं पूछा. और हिस्ट्री थोड़ी ऑब्वियसली उसमें काफी जी, कुछ और आप ऐड मैडम कर ड्रग्स सकते भी हो. कुछ करवाती हैं ना, ओलिगो हाइड्रोनॉस भी करवाती हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ड्रग एनसेल्स यूज. वगैरह का पूछ लेते हैं. और बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस में भी IUGR हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ओके, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल मैडम. ठीक है. और ये सर एक ऑटो मिनट, इम्यून डिजीजेस. मेरे ना असल में कंप्यूटर का ना बैटरी का हुआ है. मैं 1 सेकंड इसका प्लग कनेक्ट करती हूँ. जस्ट गिव मी. आप करो. अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हो, आपस में करो डिस्कस. जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस का ठीक भी है मैंने मैडम. नहीं पूछा था. जैसे काफी SLE, सारे रिस्क ATL. फैक्टर्स. जी एक्चुअली इनको गाइडलाइन में जो पूरी लिस्ट दी हुई है, शी जी. समहाउ इन्होंने कुछ ना कुछ कवर करने की तो कोशिश की थी, लेकिन वो वाली गाइडलाइन शायद प्रिपेयर्ड नहीं है. लेकिन उसमें मैडम बहुत एनॉमली जबरदस्त है. स्कैन मैडम में मैंने वो पूरी स्पेसिफिकली ये बोलना कि इकोजेनिक बॉबल तो नहीं है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा, क्योंकि ये जी तो असल जी, बिल्कुल. ये मैडम ये गाइडलाइन तो तो खोलने मेजर की रिस्क कोशिश फैक्टर की थे है. ना. जी ठीक कह रहे हो. मैडम देखिए, ये इतना तो बुरा इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये एक्वाजेनिक बावल और ये सारी चीजें स्पेसिफिकली गाइडलाइन में मेंशन है, तो शायद इस वजह मैडम से ये मेजर इन्होंने. रिस्क फैक्टर में है ना. मैडम ये तो मेजर रिस्क फैक्टर्स के अंदर थे ना, कि इकोजेनिक बावल है कि नहीं, पेपे, और ये सारा अल्फा क्रैश नहीं हो रहा. प्रोटीन थी कि नहीं थी, मैम फर्स्ट और ट्राइमेस्टर हिस्ट्री इज वेरी प्रीवियस इंपॉर्टेंट इन पेशेंट विद IUGR. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थ्रेटेंड की हिस्ट्री है, या उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनइवेंटफुल था, सेकंड ट्राइमेस्टर उसके बाद जो उसकी ग्रोथ कैसी हुई, एनोमली स्कैन के बारे में 20 वीक्स के बारे में पूछना था, वो पूछा डॉक्टर ने. हाँ अब हो रहे हैं. थैंक्स. बिल्कुल इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली जब भी ये वाला आएगा सिनेरियो जैसे का IUGR या SGA वाला, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ही सारी गाइडलाइन है. और गाइडलाइन के अंदर ये बिल्कुल सारे रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं जो ये आप लोगों ने अभी मुझे कहा.
तो वेरी फ्रैंकली हिस्ट्री वेल प्रिपेयर्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि इस तरह के केसेस के अंदर स्पेशली। और साथ में ये है कि आप अगर किसी और ने क्विकली कवर करना है, मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट सिनेरियो करते हैं नाजिश के साथ या फातिमा के साथ, तो उसमें कर लेंगे। लेकिन इसमें फिलहाल अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज आपने याद रखना है कि जब भी ऑप्स के अंदर कोई भी केस आएगा, जैसे कि इसके अंदर स्मॉल फॉर फंडल हाइट वो स्मॉल फॉर द जेस्टेशनल एज, तो इसमें आपने पूरा एक डीडी बनाना होता है। और उस डीडी का मतलब ये होता है कि she can be having SGA baby, she can be having IUGR baby, or she can be having decreased Likert, और she can be जी having an anomalous baby। ये 4 डीडी बना के आप हिस्ट्री पूरी लेते हो। मैडम ठीक है, पहला तो तो उसमें यही आता है ना, मिस्टेकन डेट्स यस और मैम। अनश्योर ऑफ डेट्स। वो तो हो गया ना, वो बिल्कुल वो क्लैरिटी, वो अनश्योर ऑफ डेट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि अनश्योर ऑफ डेट्स को तो रूल आउट हमने कर लिया। जी। लुबना ने सारा बीच में बोल भी दिया। लेकिन उसके बाद जो आपने डिटेल में सिनारियोज और रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स को रूल आउट करना है, वो इन 4 डीडी के मुताबिक करना है, जो मैंने आपको भी बताया। और मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मैडम अब जो न्यू वाली गाइडलाइंस आई हैं उसमें एक्सरसाइज ये वाली चीजें नहीं है, उसके अंदर जो मेजर रिस्क फैक्टर है ना, अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहें तो वो बहुत क्लियर है। उसमें मॉडरेट रिस्क फैक्टर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाँ, है वो एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग विद वेट लॉस है, क्योंकि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है। उसके बाद फिर हमने पेशेंट से डेटिंग स्कैन और नकल ट्रांसलूसेंसी, हमने ये पूछना है अल्फा फीटोप्रोटीन पेपे का लेवल है। फिर हमने फीवर फ्लू रैश और विजाइनल डिस्चार्ज पूछ लिया, बिकॉज वी वांट टू रूल आउट क्या ये कोई एनॉमलस की एनॉमली तो नहीं है बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद फिर हमने एनॉमली स्कैन में 3 एनॉमलीज थी जो मेजर रिस्क फैक्टर थे, दैट वाज द रीनल एजेनेसिस, इकोजेनिक वॉवल एंड सिंगल अम्लाइकल आर्टरी। नेक्स्ट जो मेजर हम्म, रिस्क फैक्टर था वो था रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग थी। Any previous scan done in which she was told about fibroid uterus or uterine anomaly, that was a moderate risk factor। और फिर था रिस्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। मैडम एसडीए मेटरनल और फीटल ये तो अब इसमें नहीं है। और दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जो मेजर रिस्क फैक्टर थे वो प्रीवियस प्रीक्लैम्सिया था, प्रीवियस स्टिल बर्थ था, प्रीवियस एफडीआर बेबी था, प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, ये थे मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स में। और बाकी जो थे वो डायबिटीज, किडनी डिजीज, ऑटोम्यून, कार्डियक डिजीजेस, ये भी सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते थे। सर्जिकल में सिर्फ एक मेजर रिस्क फैक्टर था मॉडरेट, एंड दैट वाज द गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। बिल्कुल। एंड देन कम्स द आप सही हिस्ट्री ऑफ कह रहे हो। स्मोकिंग। जो नई गाइडलाइन है उसमें थोड़े से रिस्क फैक्टर्स बदल गए हैं, उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज और वो चीजें एडेड नहीं है। ये वो नहीं 2024 है। की गाइडलाइन है। बाकी तकरीबन वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो पहले वाले में थे। ठीक है। सो मैंने मेटरनल और पेटर्नल एसटीए वाला भी रिस्क फैक्टर जो है अब इसमें इस वाली गाइडलाइन में नहीं था। पहले था कि एक्सेसिव यूज ऑफ फ्रूट्स इनटेक था कि नहीं था, अब ये भी नहीं है। प्रीवियस प्रीक्लैम्सिया पहले ही जो था वो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में था, अब वो मेजर रिस्क फैक्टर के अंदर है प्रीवियस प्रीक्लैम्सिया। और अब गाइडलाइंस के अंदर रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो गए हैं। अब कोकेन रिस्क फैक्टर नहीं है, जबकि पहले हमने कोकेन को रिस्क फैक्टर बनाया हुआ था अपनी प्रीवियस गाइडलाइंस के अंदर। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वाज नॉट अ रिस्क फैक्टर इन आवर प्रीवियस गाइडलाइन। और अब जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है है, वो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में उसमें है, है ये मॉडरेट रिस्क फैक्टर। 2024 की गाइडलाइंस में है। गाइडलाइन ये बिल्कुल मॉडरेट बदल रिस्क गई है। फैक्टर्स ये में, इसके एसजीए अलावा तो और वाली, कोई गाइडलाइन नहीं है। बिल्कुल एसजीए वाली जो गाइडलाइन है 2024 वाली, उसमें रिस्क फैक्टर्स भी बदल गए हैं, उसमें मैनेजमेंट बिल्कुल बदल गई थी जो पहले वाली गाइडलाइन में थी। सो नई गाइडलाइन बहुत जरूरी है करना। ठीक है। लेकिन लुबना, इसके अंदर जो चीज मैडम आपने और भी मिस की वो ये थी कि आपने इसका डीडी बना के बात नहीं की, आपने इसका जी अंदर मैडम, ये मुझे मिस डिक्रीज हो गया लाइकर था। को रूल आउट नहीं किया और वो सारा कुछ। तो ये इसकी प्रेपरेशन आपने की हुई थी, लेकिन गलत लाइन पे प्रेपरेशन की हुई थी, तो आपकी जी हिस्ट्री मैडम सही कह बिल्कुल रही हैं। आपके दिमाग में थी। सो वो आपको ठीक करने की बहुत जरूरत है इंशाल्लाह। बट आफ्टर द क्लास अब आप साइंस की मिलकर याद रखोगे, तो हमेशा जब ऑप्स का इंशाल्लाह। केस आएगा तो आपने वो करना है, डीडी बना के बात करनी है। चाहे यू नो के अल्ट्रासाउंड पे लार्ज पॉलीहाइड्रोएमनियस है, बट आपने अगेन लार्ज फंडल हाइट फॉर जेस्टेशनल एज है अगर, तो उसकी भी पूरी एक डीडी बनेगी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जो अनश्योर ऑफ डेट से स्टार्ट करके फिर फाइब्रॉइड और मैक्रोसोमिया और पॉलीहाइड्रोएमनियस ट्विंस और तो ये सारी आपने और एनॉमलस बेबी, ये आपने डीडी बनाकर भी बात करनी होती है उसमें। ठीक है, हिस्ट्री आप हमेशा इस तरीके से लेते ठीक है हो। मैडम। ऑलराइट। सो ठीक है, अब आप बताओ आगे, इन्वेस्टिगेशंस बताओ मुझे। इन्वेस्टिगेशन हम्म। Madam, regarding the investigation, first the baseline investigation in which complete blood count with rate for hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count and platelet count। मैडम आप दे देंगे साथ साथ? हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर आप करोगे एचबी उसकी है
9.2, और बाकी सारा कुछ नॉर्मल है। And madam, what about the red blood cell index? Polyamine corpuscle, वो सारा hemoglobin, कुछ amine corpuscle. डाउन है, लेस Madam, 7। what about serum ferritin level? Serum ferritin? अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। Okay. Then madam, her blood group and RH factor? उसका जो, एक मिनट, सॉरी, मैं आपको, हाँ, अच्छा, Madam, blood group and RH factor? मुझे एक मिनट। Okay, okay, madam. ठीक है। अच्छा, हाँ जी, पूछे, क्या और पूछ रहे हो आप? सीबीसी Madam, और madam, blood group and RH factor. बी पॉजिटिव। Okay. Then madam, her midstream urinary analysis purpose protein and sugar. प्रोटीन उसका +1 है और बाकी नेगेटिव है सब कुछ। Then madam, what about protein creatinine ratio? नॉट अवेलेबल, Then 24-hour urinary protein. नॉट अवेलेबल। Okay. And then madam, her viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV and नेगेटिव, anti-HIV. नेगेटिव, नेगेटिव। Okay. Then madam, her dating scan with rate for the for वो crown ruff कंफर्म length करता है, and knuckle. डेटिंग स्कैन पे 27 वीक्स ही बनती है। And madam, her anomaly scan for any gross fetal anomaly वो भी, with rate. वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल था। Okay. Then madam, her recent any serial growth scan which was 2 week apart along with a recent scan for the fetal biometry, amount of liker and estimated fetal weight. अभी तो कोई सीरियल ग्रोथ स्कैन नहीं है, एक अभी का ही है, उस पे ग्रोथ उसकी आ रही है, 1 kg का बेबी आ रहा है, और 24 वीक्स की ग्रोथ आ रही है। Okay. And then madam, what about amount of liker? वो ठीक है। Then madam, वो what 9 है, about her blood? AFI टोटल। Okay. And then madam, her blood pressure record in this pregnancy if available. रिकॉर्ड तो उसके पास कहीं नहीं लिखा हुआ, वैसे अब जब आपने चेक किया तो 110/60 था। Okay. And madam, umbilical artery Doppler for the ST ratio and for the diastolic flow. ST रेशो नॉर्मल है। Okay. And madam, madam, अगर ST ratio normal है तो should I ask for pulsatility index or resistivity index? नहीं, Okay, ठीक है। Thank you, madam. After this, I will proceed towards the management of the patient. ठीक है, कोई और कोई बताए, कुछ और पूछना हो? आपने शुगर पूछी थी पेशेंट की? मैडम शायद नहीं 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 पूछी थी, पूछो, फास्टिंग, फिर क्या पूछोगे? लेकिन मैंने फास्टिंग या लिखा हुआ ओजी? था कि मैंने पूछना है। पूछें फिर, मैडम ब्लड कैसे शुगर रैंडम। पूछेंगे? बस एक रैंडम ही पूछनी है, चलो ठीक है। नो और कोई मैडम, ऐड करे? रैंडम तो मैडम और प्रेगनेंसी मैडम में देते ही नहीं है। फास्टिंग ले या ओजीटीटी मांगे? क्या कह रहे हो सदा, सॉरी? मैडम रैंडम तो नहीं मांगते प्रेगनेंसी में, फास्टिंग मांगे या ओजीटीटी मांगे? क्यों, हाँ ये हाँ किसने कहा है? मैडम मैडम ऐसा तो रैंडम नहीं क्यों था। नहीं? अगर 6 लेवल्स मांग रही है तो फिर रैंडम की बात आएगी ना, वरना तो नहीं, अब फास्टिंग और पेशेंट, आप ओजीटीटी। बैठे हो क्लिनिक पे, जी। पेशेंट आपके पास आ गया, आप उसे कहोगे कि मैं, बाकी सारी रिपोर्टें तो हो जाएंगी तुम्हारी, पहले तुम जाओ फास्टिंग करो, और फिर जाकर जो है ना मैडम वो चले करना। फास्टिंग नहीं, लेकिन वैसे तो जो अब जो रिकमेंडेड है एसओजीपी गाइडलाइन से, तो वो तो ओजीटीटी है ना। देखो, ओजीटीटी तो एक दफा करा लिया ना। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आपके पास 34 वीक्स पे आती है, ओजीटीटी उसका हुआ था 26 वीक्स पे, तो अब अब क्या आप इसने करवा करोगे? लिया है ओजीटीटी? अच्छा। मतलब इस तरह नहीं करना, लिसन टू मी।
अच्छा। आपने पेशेंट का काम एक करना है, मतलब इफ शी इज अ हाई रिस्क फॉर डायबिटीज, ये मैं नहीं, हर पेशेंट का वो नहीं करी। ओजीटीटी तो हमने कराया नहीं है, हमारी एशियन विमेन आर ऑल हाई रिस्क फॉर डायबिटीज, हमने उसका कराना ही है जो ओजीटीटी, ठीक है। लेकिन जब आप एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस मांग रहे हो, उसके अंदर आप इस तरह नहीं, आपने रिजिड हो जाना कि मैं नहीं मानूंगी जब तक फास्टिंग नहीं करा के आओगे। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ, आप वो करो जो आप अपने वार्डों में कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर आपके पास BSR 92 लिखी हुई है, तो आप ये तो नहीं उसके ऊपर बड़ा सा कांटा तो नहीं मार देते हो कि जाओ पहले फास्टिंग करके आओ 8-10 घंटे की, फिर टेस्ट करा के आओगी मेरे पास तो तुम्हारी शुगर का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने एग्जाम के अंदर अपना काम खत्म करना है, यू हैव टू टेक द पेशेंट टिल द एंड ऑफ योर ट्रीटमेंट इन 10 मिनट्स। आप इस तरीके से नहीं चल सकते हो कि आप एक शुगर को लेके बैठ जाओ, हालांकि उस पेशेंट के अंदर शुगर का मसला ही कोई नहीं है। आप रैंडम मांगो और आगे भागो, अपना काम आगे करो, मैडम आप अभी, जी मैडम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। नहीं नहीं मैडम नहीं जो नहीं नहीं, मेंटल जरूर। की क्लास ली ना मैंने, तो फास्टिंग और मैडम वो मांगनी है, ओजीडीटी मांगनी है। इफ बिल्कुल ठीक है, एग्जामिनर, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने कहा है, शी इज राइट एक्चुअली, विच जी इज, देखो बात ये है कि सेंसिटिविटी उसी की ज्यादा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको एक वैल्यू मिल रही है, इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग इन ओपीडी, ठीक है। जी 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 ओपीडी में बैठे हो और एक पेशेंट आई है आपके पास, फॉर एग्जांपल लो रिस्क है, शी इज नॉट हैविंग एनी आइडिया, एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज और एनीथिंग, उसको है ही नहीं डायबिटीज, और उसकी बेस लाइन आप देख रहे हो, तो क्या आप उसकी रैंडम 92 पे अभी उसे फास्टिंग पे लिख के दोगे, या 92 रैंडम को मान लोगे? नहीं नहीं, फिर तो मैडम मान लेंगे। मैं ये नहीं कह रही बात खत्म। आपसे, मैं फर्स्ट रीडिंग मांगने का कह रही हूँ कि जैसे इन्होंने फर्स्ट रीडिंग की इवन रैंडम फर्स्ट मांगी। रीडिंग सदफ, इट्स नॉट इजी। पेशेंट आई है हॉस्पिटल आपको चेक कराने, और अब उसने घर चले जाना है फास्टिंग के लिए, उसको पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि शायद वो कल जाएगी, या वो परसों जाएगी, या वो अगले दिन जाएगी। अभी वो जाते जाते आपके हॉस्पिटल में रिपोर्टें देती हुई चली जाएगी, ठीक है। जी जी जिस जी तरह कुछ रिपोर्टें तो होती है ना, जैसे FSH और LH है, जिसमें हम कहते हैं कि सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे ही जाके कराएं, चाहे आपको स्पेशली घर से निकलना पड़े। OGTT है, वो आपको स्पेशली करना पड़ेगा, या किसी को घर बुला के करें या खुद जाके कराएं, फास्टिंग जी। में जाए, और एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स जिसके लिए आप बहुत हैसल नहीं पेशेंट के लिए करते हो, अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक। आपको अगर एग्जाम के अंदर भी, यू कैन आस्क फॉर ब्लड शुगर रैंडम, अगर आपको लगता है कि इतनी हाई रिस्क पेशेंट नहीं है फॉर डायबिटीज, और यू कैन जस्ट आस्क फॉर फास्टिंग। बट उस पे अड़ नहीं जाना, अगर एग्जामिनर कहता है कि फास्टिंग अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है वो ले लो, और उससे अच्छा बात मैडम खत्म टाइम करके रैंडम आगे भी तो चलो। मांग सकते हैं ना। मैडम टाइम रैंडम कह दें टाइम पे भी बोलने की आराम से। जरूरत नहीं है, टाइम पे भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो यही होता है, देखो आपने एग्जाम में वो करना है जो आप वार्ड में बैठ के कर रहे हो, या अपने OPD या क्लिनिक पे बैठ के कर रहे हो। अगर पेशेंट आपके पास आया है खाना 4 घंटे पहले खा के, और अब बीच में कुछ एक आधा उसने बिस्किट खा लिया आधे घंटे पहले, तो आप उसे ये तो नहीं कहोगे कि 2 घंटे या घंटा पहले जाके आप बाहर वॉक करें, फिर जाके अपने ब्लड टेस्ट कराइएगा। उसके मियाँ ने कहीं पहुंचना है, वो कहेगा छोड़ो ब्लड टेस्टों को, चलो घर चलो। आप कहोगे जो आपने जिसमें जरूरत ही नहीं इतनी हासिल करने के लिए, शुगर को क्यों इतनी परेशानी में आपने ले लिया आप। हाउ एवर यस, यू शुड नो कि सेंसिटिविटी फास्टिंग की ज्यादा है। अगर उसकी रैंडम आ जाती है फॉर एग्जाम्पल 147, शी नीड्स टू गो थ्रू जो GTT, और शी नीड्स टू गो थ्रू अ टाइम्ड शुगर लेवल रिकॉर्ड। अगर उसकी आई 100 110 रही है रैंडम, तो बात खत्म, ठीक है ना। फिर सिमिलरली अगर एक पेशेंट है, वो आपके पास आई है, अभी तक उसको कोई मसला नहीं डायबिटीज का, बट उसका प्रीवियस मैक्रोसोमिया था, या एक पेशेंट आई है जिसकी फैमिली हिस्ट्री इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि उसकी पेरेंट्स दोनों डायबिटिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आप पेशेंट को भी जस्टिफाई कर सकते हो कि ये इतना ही जरूरी टेस्ट है कि इसके लिए स्पेशली आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे आप फास्टिंग कराएं या आप जो OGTT। एक पेशेंट जिसमें इतना हैसल करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बात आगे बढ़ाए, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हो, जिन डॉक्टर ने आपको, जैसे डॉक्टर नाहिद का आप कह रहे हो कि शी सेड कि इस तरीके से, शी इज वेरी राइट, क्योंकि यस फास्टिंग और OGTT की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, वो वाकई आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि एग्जाम में या रियल लाइफ में जो भी चीज मिल रही है उससे आगे कैसे चलना है, उस पर अड़ नहीं जाना कि रैंडम नहीं है तो जय जी हम तो बाकी टेस्ट मान लेंगे, वो बेचारी की एक शुगर बढ़ी रह जाएगी। मैंने इस केस में लुबना को क्यों स्पेशली कहा कि आपने शुगर मांगी या नहीं मांगी, क्योंकि इस केस के अंदर शुगर इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, chronic डायबिटीज या डायबिटीज itself कैन also लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक IUGR,
Similarly, hypertension leading to IUGR is mostly associated with diabetes also, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए इस पेशेंट के अंदर फिर भी जस्टिफाइड है कि आप पेशेंट से कहो कि दोबारा टेस्ट दें या फास्टिंग या वो। लेकिन फिर भी अगर रैंडम आपको 92 या एक बिल्कुल ही अच्छी वैल्यू मिल जाती है, तो फिर आपको बार बार एक चीज पे अड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो गुड। आई थिंक लुबना है भी, हाँ ऑनलाइन है। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। हाँ मैडम ब्लड ठीक है। शुगर रैंडम वो भी दे देना। हाँ रैंडम तो मैं दे देती हूँ, लेकिन इस पेशेंट के अंदर अगर आप इसका कोई ओजीटीटी मांगते पहले, क्योंकि इसके अंदर तो आईयूजीआर है ना, शी इज हेयर विद अ कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी, विच इज ऑल्सो विच कैन बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज एज वेल। डायबिटीज ऑल्सो लीड्स टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इन केसेस। तो आपको इसके अंदर शुगर को इम्पोर्टेंस देनी है। इसके अंदर आप ओजीटीटी भी मांग सकते हो, इसके अंदर आप फास्टिंग भी मांग सकते हो, और इसके अंदर लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ही ऐसे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। जी जी मैडम। मेरी बात का गलत मीनिंग नहीं लेना। मैं कह रही हूँ कि फास्टिंग और ओजीटीटी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर रिजिड नहीं हो जाना। इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ वेरी गुड ब्लड शुगर रैंडम वैल्यू, और उसके अंदर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो फिर ओजीटीटी अपने टाइम पे तो हम कराएंगे ही ना। ठीक है, ओके लुबना। सो इन्वेस्टिगेशन में किसी और ने कुछ ऐड करना हो? मैडम मैडम एब्डोमिनल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्या, सॉरी? हाँ, मैडम ये यूट्राइन आर्टरी यूट्राइन डॉपलर आर्टरी पूछना डॉपलर था। का कह रही थी, एट वो 20 अब वीक ऑफ आपको याद जेस्टेशन आया, हार्ड नो चेंज। लेकिन इसमें जी आपको मैडम। पूछना था। इसमें तो वैसे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इंडिकेटेड है, क्योंकि प्रीवियस इसका एसजीए बेबी पैदा हुआ है। सो इसमें वैसे जी भी मैडम। 20 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इंडिकेटेड था। तो वो आपको पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा था। मैडम मैडम इसमें एक ये टॉर्च बात प्रोफाइल और पूछना है कि कैरियोटाइपिंग, एक्सक्यूज जी मी। नाजिश? टॉर्च प्रोफाइल और कैरियोटाइपिंग बिकॉज अर्ली ऑनसेट एफजीआर है ये। टॉर्च में क्या पता चलेगा? देखो टॉर्च ने क्या कर लेना है? इस वक्त तो उसको कोई एक्टिव रुबेला या सीएमवी या ऐसा कुछ तो नहीं है ना। वो सारा आईजीएम नेगेटिव और आईजीजी पॉजिटिव आ जाएंगे। पेशेंट की हिस्ट्री भी तो देखो ना, कोई इंडिकेशन तो बन रही हो ये रिपोर्टें मांगने के लिए। कैरियोटाइप किसकी? मैडम कोई अनॉमलीज हो, जैसे क्या डाउन सिंड्रोम या कोई ट्राइसोमीज। नहीं तो कैसे कराओगे कैरियोटाइपिंग? मैडम एमनियोसेंटेसिस से। ओके, ठीक है। सो देखो दो तीन चीजें हैं, बात इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इतना अगर आईयूजीआर बेबी आया है तो आप इसके सिंड्रोमिक बेबी को तो रूल आउट करना हो सकता है। बट कौन कौन इसको जस्टिफाई करेगा कैरियोटाइपिंग को? मैडम अगर मैडम अगर पेशेंट तो में आपने जी सदफ। अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर ठीक दिया है, ठीक है, अभी आपने बताया कि अम्बिलिकल आर्टरी हाँ डोपलर इसका ठीक है, तो मैडम फिर क्यों हम इतने एक्सटेंसिव उसके ऊपर जाएंगे कि कैरियोटाइप और टॉर्च? अभी तो हम इसको सीरियल ग्रोथ स्कैन करा के मॉनिटर तो करें ना आगे। मैम ये आई सिमेट्रिकल ऑल्सो और एग्री। जी। एसिमेट्रिकल आईयूजीआर को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में टॉर्च इन्फेक्शन अगर उसको हिस्ट्री है तो उस सिचुएशन में जी। हम करवाएंगे। अदरवाइज टॉर्च तो आपने एसिमेट्रिकल तब मांगना है आईयूजीआर जब है या हिस्ट्री में सिमेट्रिकल इंडिकेटेड हो। आईयूजीआर है। बिल्कुल। और मैडम अगर यस सर। टॉर्च चले अबिन फर्ज कि अगर हमने करा लिया, पॉजिटिव भी आ गया, हमने आगे करना क्या है? हमारी प्लान ऑफ मैनेजमेंट पे तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और कैरियोटाइपिंग भी देखो, कैरियोटाइपिंग पाकिस्तान में होते हुए तो बहुत सोच समझ के बोलनी है। हम्म। बहुत ज्यादा आपको जहाँ पे इंडिकेटेड हो, इट्स नॉट इजी। एक तो एमनियोसेंटेसिस कराया, चलो उसका जो भी हुआ, उसके बाद इसकी जो जेनेटिक स्टडीज होनी है उस पे जो खर्चा आना है, और फिर 3 4 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आनी है, तब तक हम वैसे ही शायद 32 वीक्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, और सेकेंडली कैरियोटाइपिंग इंडिकेटेड इसके अंदर है भी नहीं। इसके अंदर हमारा ज्यादा जो, बिकॉज नॉर्मली स्कैन is a good modality which can indicate of some anomaly that can be present. और ग्रॉस एनॉमली से काफी कुछ पता लग सकता है, क्योंकि अगर डिक्रीज लाइकर या ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हुई है, तो उसके अंदर उसके ग्रॉस फीचर्स भी काफी सारे एनॉमली स्कैन पे हमें पता लग जाएंगे। सो इस पेशेंट के अंदर कैरियोटाइपिंग एमनियोसेंटेसिस बिल्कुल नहीं। ठीक है। मैडम व्हाई एसी इज इम्पोर्टेंट इन आईयूजीआर? सॉरी व्हाट? क्या व्हाई कह रहे हो? abdominal circumference is reliable in a case of the IUGR?
एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज एक्चुअली द एक पैरामीटर है जिसके मुताबिक हम एस्टिमेटेड बेबी वेट को काउंट करते हैं, बिकॉज फीमर लेंथ Equal और weight. हेड का जो डायमीटर है इट हैज गॉट लेस सेंसिटिविटी, दैट्स व्हाई एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से हम एस्टिमेटेड बेबी वेट को मॉनिटर करते हैं। और जो सीरियल ग्रोथ स्कैन्स है, actually abdominal circumference does not define IUGR. Serial growth scan which include abdominal circumference give an idea that the baby is going towards IUGR. मैडम मैंने रेफरेंस शेयर किया टॉर्च का ना, क्या रेफ किस चीज से सिलसिले में? कि आपके ये कह रहे थे ना कि टॉर्च करवाएंगे, तो मैडम इसमें लिखा हुआ है कि अगर हिस्ट्री सजेस्टिव है तभी टॉर्च हाँ नेसेसरी, हाँ वो तो है, अदरवाइज पढ़ी है। नहीं। थैंक यू। ऐसा ही है, क्योंकि देखो बात ये है कि एक तो बहुत सारी चीजें, टॉर्च, कैरियोटाइपिंग, दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस, दे नीड टाइम। टॉर्च तो वैसे भी आप याद रखो कि कई दफा होता है ना रिकरेंट मिसकैरेजेस का केस होता है और लोग बोल रहे होते हैं कि शी इज एट 6 वीक्स में इसका टॉर्च के प्रोफाइल कराऊंगा और ये और वो। भाई ऑब्वियसली एवरीथिंग विल कम आउट टू बी IgM नेगेटिव बिकॉज देयर आर नो सिम्टम्स, शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टॉर्च इन्फेक्शन एट द मोमेंट। या तो उसको स्किन रैश हो इस वक्त, या उसको कोई ऐसा हो कि हम कहेंगे चलो जी इसको ये चीज IgM पॉजिटिव। और IgG मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम आउट टू बी पॉजिटिव विच इज अ गुड थिंग। तो इससे हमारी मैनेजमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट्स वेरी इलॉजिकल टू गेट ऑल दीज बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन विच आर सो एक्सपेंसिव। हमारे गवर्नमेंट सेटअप में होती नहीं है, प्राइवेट उसमें होंगी, एंड दे आर गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। एंड देन द कैरियोटाइपिंग थिंग, एमनियोसेंटेसिस, अव्वल तो वो बंदा ढूंढो जो एमनियोसेंटेसिस करे, यू डोंट गेट इट जेन्युइन फीटो मैटरनल पर्सन। एक बंदा पूरे शहर में शायद मिल जाए, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कहाँ जाएगी? और फिर व्हाट जब तक रिजल्ट आएगा बेबी वैसे ही 32 वीक्स पे पहुंच गया होगा, तो व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू डिसाइड फॉर द बेबी? सो जो बात एग्जाम में करनी है अपने, हमने कंट्री को देके वी आर गोइंग टू फॉलो द GTG गाइडलाइंस, नो डाउट, बट at the same time we have to apply those guidelines to the conditions of our patient and of our country and the resources. अकल भी साथ हमने इस्तेमाल करके वहां फैसला करना है। गुड। सो और कुछ? जी, लुबना आप मैनेजमेंट बताएं। सॉरी आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही लुबना। और मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन हाँ, था कि अगर मैंने पेशेंट से टॉर्च स्क्रीनिंग का हाँ हेलो मैडम अब आ रही है? जी जी अब बेहतर है। हेलो। हाँ जी जी बताइए। हाँ जी। अच्छा मैडम अगर मैंने टॉर्च स्क्रीनिंग करनी थी तो मैडम व्हाई शुड आई गो फॉर टॉर्च स्क्रीनिंग इन दिस ट्राइमेस्टर? टॉर्च स्क्रीनिंग अगर करवानी है तो वो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉर्च स्क्रीनिंग करवाऊंगी ना। मैंने कहा फर्स्ट आपकी में भी नहीं करानी। जेस्टेशनल एज पे मैं टॉर्च मैंने स्क्रीनिंग तो कब कहा फर्स्ट में मांगूंगी? भी नहीं करानी। जी आई मैडम टोल्ड मैं यू वैसे बात फर्स्ट में कर भी रही क्यों हूँ, करानी है? मैं वेन वैसे बात एवर कर रही हूँ। वेदर शी इज एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, इफ शी इज हैविंग एक्टिव डिजीज और एक्टिव सिम्टम्स, देन यू कैन गेट द टॉर्च। फिर कोई फायदा टॉर्च कराने का, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो मैनेजमेंट करें। हम्म ठीक है। देन मैडम बिफोर मैनेजमेंट आई विल कंप्लीट investigation and that is the her protein creatinine ratio and 24 hour or 24 hour नहीं मैडम, मैडम आपने मुझे OGTT दे दिया था, OGTT दे दें नहीं, वो नॉर्मल है। मैडम, OGTT दे दें। ओके देन मैडम आफ्टर हिस्ट्री नॉर्मल। and examination and completing the investigation, missing investigation, and that is the protein creatinine ratio. I will counsel the family that she is having a gestational amenorrhea of that she is having a SGA baby, and due to placental SCA baby due to placental insufficiency and with the moderate anemia. Although the amount of liquor at this gestational age is normal, madam, I will address her comorbidities and I will admit my patient. I will keep her in follow up, and regarding her anemia, I will first inquire from my patient either she is compliant with the iron and either she has taken oral iron or not, and either she is asymptomatic or not, as she is 8 to 10 week away from her delivery. So first I will give her oral iron, and then regarding her SCA, and I will keep my patient in the follow up, and I will plan her growth scan, and 2 weekly I will plan her growth scan, and her umbilical artery Doppler will also be planned. I will give her fecal kit count chart will be given to the patient, and I will also counsel her that she should take care about the fetal she should take care about the fetal movements. And then madam I will check her blood pressure,
And at every visit, I will check her. Madam, first I will admit my patient, and then I will do the I will complete the all necessary. मैडम एक चीज खराब हो गई है क्या? मैडम, जी क्या जी इस बताएं। पेशेंट को हमें एडमिट करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पीसीआर नहीं आप है, बताओ। और शुड मैडम मेरे मुताबिक तो हम इसको मैडम अगर उसका अगर प्रीवियस बेबी के आउटकम पर है, अगर तो प्रीवियस बेबी उसके पास अलाइव है, हेल्दी है, देन शी इज एट 27 week of gestation, and although her fundal height is 24 week, but all the investigation is normal, and I don't have even one investigation that is a PCR I can follow or in OPD, and now I can manage my patient on OPD basis with the follow up of the Doppler and her growth scale with the fetal key count chart, and I will वेरी also गुड, advise her बिल्कुल ठीक that बताया। she should have her blood pressure checkup. बिल्कुल ठीक बताया, टेंशन की क्या बात थी। शुरू And में madam, regarding her काउंसलिंग थी anemia, आपकी थी वीक। वो वीक थी। उसके अलावा ये देखो, बात ये है, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, हमने चलो फिर से बता देती हूँ, ऑप्स के आपने मैनेजमेंट बोलनी कैसे है। आपने ऑप्स की मैनेजमेंट सबसे पहले बोलनी है काउंसलिंग की, जिसमें डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस बता के उसका प्रोबेबल कॉज फॉर दैट डायग्नोसिस। उसके अलावा आपने उसका इन्फ्लुएंस ऑन द बेबी और ऑन मदर, ठीक है। उसके बाद एडमिट करना है नहीं, ये दो तीन बातों को रिलेट करके आपने सारी आपने आपने काउंसलिंग बोलनी है, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर आपने कोई और एडेड प्रॉब्लम है, जैसे आपके पेशेंट के अंदर यूटीआई भी था, आपके पेशेंट के अंदर एनीमिया भी था। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे और ऑल्सो इसके अलावा सेकंड नंबर पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जो भी टीम आप इन्वॉल्व करना चाहोगे। थर्ड नंबर पे आके आपने उसका करनी है बात कि क्या से कहते हैं अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे कि आप इसको कहाँ तक लेके जाओगे, टिल व्हाट जेस्टेशन यू वांट टू टेक हर टू। ये भी सिर्फ आपने आउटलाइन बोली है। उसके बाद आपने ये तीनों पॉइंट्स इलेबोरेट करके बोलने हैं। सबसे पहले यही कि डायग्नोसिस जो था, इसका क्या प्रोबेबल इन्फ्लुएंस है या क्या प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन, बहुत इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग, बिकॉज यू नो कि 27 वीक्स पे 24 वीक्स की फंडलाइट आ रही है। पहले भी आई जी आर बेबी, लेकिन पेशेंट लोप्रिन क्लेक्सन कुछ नहीं लेती रही। और अब ऑब्वियसली दिस टाइम शी विल हैव अ वर्स केस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रेगनेंसी, बिकॉज एक दफा वो सफर कर चुकी है। द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। 27 वीक्स पे वो आई है, एंटीकोएगुलेंट अब आप ऐड करने का फायदा नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू हैव टू काउंसल योर पेशेंट अबाउट द पॉसिबल बैड कॉम्प्लिकेशंस दैट मे हैपन इन द फीटस। वो आपने काउंसलिंग में ही बताना है कि ये अब हो गया है, एसजी आना शुरू हो गया एट द मोमेंट, द ब्लड सप्लाई और द एसटी रेशियो and everything seems to be all right, but definitely there is some insufficiency which is going on, which may appear in the later weeks, or it can even lead to IUD later on। तो ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है कि 24 वीक्स पे तो बहुत ही कम फंडल हाइट आ रही है, कंसिडरिंग आर कंट्री। हमारा माइंड असल में ग्रीन टॉप के मुताबिक चल रहा होता है, उनके मुताबिक 24 भी शायद इतनी बड़ी जेस्टेशन नहीं है। हमारे लिए तो 0% सर्वाइवल इवन 27 वीक्स पे भी है, राइट। सो आपने इस चीज को पहले काउंसलिंग में, कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बताना इस केस में। उसके बाद आप क्विकली, यू डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट एनीमिया और यूटीआई, बट यस यू कैन नॉट मिस देम। सो आप उसको क्विकली, अब ये जो +1 प्रोटीन यूरिया बात खत्म करो, डोंट गो टूवर्ड्स ठीक है 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया मांगो एंड दैट इज इट। प्रोटीन क्रेटिनिन, मैंने कौन सा इतना ज्यादा प्रोटीन यूरिया दे दिया, +1 दिए। उसका उसका पास सेल्स तो देखो ना, उसके तो पास सेल्स 20 के करीब अगर पास सेल्स है, और +1 प्रोटीन यूरिया है, तो फिर तो वो यूटीआई की वजह से ही प्रोटीन यूरिया आ रहा है ना। तो क्विकली आप उसका करो। अनीमिया को बहुत डिटेल में आपको, आई विल करेक्ट हर अनीमिया एंड विल ट्रीट हर यूटीआई आफ्टर यूरिन कल्चर, ठीक है। और उसके बाद आप उसका करो, या फिर गेट द यूरिन कल्चर डन एंड विल स्टार्ट एम्पिरिकल ट्रीटमेंट मीनवाइल। उसके बाद आप उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करो, जिसके अंदर फिर ये सारी बातें जो आपने बहुत अच्छी बोली है एक्चुअली। यू डोंट देखो, डिपेंड करता है पेशेंट की आईक्यू लेवल पे भी, कंप्लायंस पे भी। शी कैन कम बैक टू यू विद रेगुलर फॉलोअप्स, इफ नॉट तो फिर आप उसका सिर्फ फिर ठीक है, आप उसका ओपीडी बेसिस पे। वो स्टेटमेंट आपकी बहुत अच्छी थी कि ओपीडी बेसिस पे मैं उसे करूंगी, जिसमें आप उसका अनीमिया भी देखोगे, उसका सीरियल ग्रोथ स्कैन्स भी देखोगे, आप उसका वो क्या उसे कहते हैं डॉपलर भी देखोगे, और वो सारा कुछ। सो बट काउंसलिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो पेशेंट है जो कि प्रीवियस सफर कर चुकी। प्रीवियस सफर करने के बावजूद शुरू से किसी ने उसे एंटीकोएगुलेंट ऐड नहीं कराया,
नंबर 3 पे ये कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर वाज मिस्ड, शी हैज कम टू यू एट 27 वीक्स। तो ये सारी चीजें आपने अपनी मैनेजमेंट में बोलनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट हाउएवर दिस हैज नॉट हैपेंड। तो अब जो वाइल काउंसलिंग या पेशेंट, आपने ये तो नहीं, पेशेंट को तो नहीं हम कहते कि पहले ये होना चाहिए था, हुआ नहीं। हाँ, उससे तो हम ये बात करते हैं कि जब तक नहीं हुआ उससे आगे हमने क्या करना है। बट आपने एग्जामिनर को, यू शुड नो योर मैनेजमेंट ऑल्सो कि दिस इज नाउ नॉट अ वेरी गुड पेशेंट कंसिडरिंग हर obstetrical care that she had in this pregnancy। इस वजह से ending up in complications का चांस ज्यादा है। यू हैव टू काउंसिल, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि कल को पेशेंट कहे कि मैं तो आपके पास आती भी नहीं फिर भी आईयूडी हो गया। सो अब आपने आपसे आगे उसे जो ट्रीट करना है उसमें आप जाहिर है मॉनिटरिंग लेके चलोगे और प्रेपरेशन फॉर द प्रीटर्म बहुत, ठीक है, गुड। किसी ने कुछ ओके और ऐड करना हो तो बताएं। मैडम, ये ओलिगो में और इसमें एंटीकोएगुलेशन का क्या रोल है? मतलब उसको कैसे हम जस्टिफाई एंटीकोएगुलेशन करेंगे? मैडम 16 उसका से कोई 20 रोल हफ्ते या में नहीं ये आप है। शुरू डॉपलर? करो तो फायदा है। जी मैडम। एंटीकोएगुलेशन तो आप ऐड करते हो 16 से 20 वीक्स से एटलीस्ट, फिर फायदा होता है प्लेसेंटा जब बन रहा होता है। इस टाइम पे एकदम से अब आप ऐड करने का फायदा कोई नहीं है। मैडम इसमें प्रोटीन जो होते हैं अमाइनो विल जो होती है ड्रिप मैडम वगैरह या कुछ प्रोटीन इस साचे का अमाइनो भी फिल पूछना था, और विटामिन डी। किसका? मैडम विटामिन डी विटामिन और डी प्रोटीन। भी गाइडलाइंस में लिखा था कि हम विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम पर डे थ्रू बिल्कुल आउट ठीक है। प्रेगनेंसी देंगे, और प्रोटीन साशे आल्दो वी कैन कंसीडर बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये भी पूछना था। मैडम इसकी ये जो देखिए चीज, डिलीवरी है, जी सदा, मैडम इसकी जो डिलीवरी है वो क्या इन्होंने बताई कि कब करवा रही थी डिलीवरी? डिलीवरी पे तो हम अभी आए मैडम नहीं, अभी डिलीवरी मैं पे इसको नहीं अभी पूरा आए, मेंशन आप करती हमसे हूँ। मैनेजमेंट पे जाए। अच्छा ठीक है। अभी बताते हैं। अभी जो आप प्रोटीन साशा देखो, गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें दैट यू शुड कंसिडर और यू शुड ऑफर, यू हैव टू डू इट। इट्स जस्ट लाइक दैट, दीज आर गुड थिंग्स, ऑब्वियसली आप कर दो एडवाइस। जी आगे चलें लुबना। Madam, first of all, I will, after history examination and the investigation, I will counsel the couple that she is having a STA baby at 27 week of gestation, and most probably due to her previous FGR baby, along with moderate anemia and UTI. I will counsel her about the fetal-maternal implication regarding the fetal risk of stillbirth, preterm delivery, and the risk of increased perinatal morbidity and mortality. Regarding the maternal risk of having a frequent hospital visits. And then I will, madam, I will address her anemia, and will give her treatment, empirical treatment for the UTI will be given, and then the treatment according to culture sensitivity report will be given. And then I will follow my patient in the outpatient department, and then I will follow her 2 weekly her growth scan, and her umbilical artery Doppler will be done. And then and at every visit, I will also inquire her either about her abdominal growth, about the fetal movement, and I will also give her FKCC, and her blood pressure will be checked, and her symphysiofundal height, symphysiofundal height will be measured along with estimated fetal weight and the amount of lichens and lye and presentation. And then at 32 week of gestation, I will offer her steroid cover with the 12 mg dexamethasone will be given at 24-hour apart. And then I will also and then I and next and I will also keep her in follow up, and then every follow up visit I will counsel her that if the fetal-maternal condition remains stable, as her previous 2 cesarean section was done at 36 week of gestation, my aim is to deliver her through cesarean section at the 37 week of gestation if everything remains okay, if the ST ratio is okay, if the amount of liquor is okay, if the FKCC is okay, then I will deliver her at 37 completed week of gestation. And then, madam, and after delivery, I will counsel her about the breastfeeding, about contraception, and in the post-op period, I will check her blood pressure will be checked, and I will counsel her that in her next pregnancy, she had her risk assessment for the FGR will be done, pre-pregnancy counseling will be done, and early booking should be done in her next pregnancy. ठीक है, आई थिंक इट वाज गुड, नॉट बैड। और कोई बताए कि कहाँ तक लेके जाएंगे और क्या मैम करेंगे। मैम मैं बताऊं मैम? जी पहला मैनेजमेंट। क्विकली। थैंक जी यू।
Ma'am, after counseling the patient with her attendant that this is the high risk pregnancy, she needs the least consultant care unit management, and we have to do the fetal maternal surveillance, including her maternal surveillance. I will advise her the good diet, nutrition, and then I will correct her anemia. And the fetal surveillance, I will do the fetal kick chart, and then I will do the umbilical artery Doppler sonography and a CTG twice a daily. And after that, I will plan her for the delivery plan that should be with the consultant care. So if ultrasound, umbilical artery Doppler ultrasound, there is a normal or a reduced flow, that I will deliver her at 37 weeks completed gestation. And if absent flow, then it should be counseled the patient that I will give the steroid cover and deliver it her at a 32 weeks of the gestation. And then if it is the reversed flow, then prompt delivery without any wait. This is the ठीक है, I management think of the IUGR. And then I will counsel after the delivery with a baby should be seen by the neonatologist at the time of the cesarean section, because previous she has history of the elective cesarean section. So postnatally, she should be advised for the safe and suitable contraception and follow up with a consultant care. बिल्कुल ठीक है. सो आई थिंक ठीक है. थोड़ा सा आप लोग मैडम मैं इसको पुरानी करूँ प्लीज? गाइडलाइन के मुताबिक कर रहे हो. मैं जरूर सारा आपसे भी सुनती हूँ. थोड़ा सा नई गाइडलाइन में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं. और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है. एक तो आपने बात याद रखनी है कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है. आपने 2 वीकली ग्रोथ स्कैन कराना होता है. Also, तो ma'am, इस I चीज पे advise कंफ्यूज नहीं होना. यानी फोर्टनाइटली आपको ये पता होना चाहिए कि हर 2 हफ्ते के बाद ग्रोथ आपने देखनी है. इससे पहले देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप ग्रोथ का जो 200 ग्राम या um, इतना पर 2 वीक्स अगर बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए तो वो 2 वीकली होगा. नंबर 2, डॉपलर आप वीकली कराते हो. अब डॉपलर किस किस चीज का हो रहा है. एक यूट्राइन आर्टरी का जो 20 वीक्स पे होना चाहिए था, फिर नहीं हुआ. एक अम्बिलिकल आर्टरी का. अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर अब आप कराओगे वीकली. ठीक है, फॉर द मॉनिटरिंग. उसमें आप क्या देख रहे हो? उसमें आप एसटी रेशो देख रहे हो, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक और रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो देख रहे हो, राइट. इनमें से अगर एब्सेंट या रिवर्स एस्टेब्लिश नहीं हुआ, डॉपलर पे एसटी रेशो ठीक जा रहा है, तो दैट इज वेरी गुड. अगर एब्सेंट या रिवर्स डेवलप हो रहा है, तो आप कंसल्टेटिव इंडेक्स या एसटी रेशो ज्यादा आना शुरू है एक्सक्यूज मी, तो फिर आप क्या उसे कहते हैं, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर भी कराते हो. क्योंकि उसके अंदर अगर फास्ट फ्लो आ रहा हो तो इसका मतलब भी लगता है कि पेशेंट के बेबी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. फिर एक जो गाइडलाइन में लिखा है डक्टस विनोसस का डॉपलर भी होता है. हम लोग डक्टस विनोसस पे इतना चलते नहीं है पाकिस्तान में. हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या बाकी फैसिलिटी इंडेक्स बाकी का हम देख लेते हैं, या फिर एसटी रेशो और एब्सेंट और रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो पे डिसाइड करते हैं. So you are getting Doppler weekly. You're doing serial growth scans 2 weekly. और yes, आगे जाके बायोफिजिकल आप ट्वाइस अ वीक करा सकते हो. सीटीजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, पर अगर हो तो वंस डेली की सीटीजी काफी होती है. 2 दफा दिन में कराने की कोई जरूरत नहीं. फीटल किक काउंट चार्ट पेशेंट को देके घर नहीं भेजा जाता. आप उसे सिर्फ फीटल मूवमेंट का काउंसिल करके भेज दो. अच्छा, उसके बाद आप स्पेशली व्हेन इन आवर सेटअप से पेशेंट रीचेस 30 वीक्स में हम ज्यादा विजिलेंट हो जाएंगे. उससे पहले हमारा सर्वाइवल इतना है नहीं, 27 वीक्स फ्रैंकली. सो गाइडलाइन के अंदर जो स्टीरॉयड कवर की भी गाइडलाइन है, या कहीं प्रीटर्म की भी गाइडलाइन है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप 32 वीक्स पे डेक्सा कवर दे रहे हो. आप 30 वीक्स के बाद भी डेक्सा कवर इस केस में दे दोगे. बिकॉज यू नेवर नो कि कब एकदम से एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो या वो आना शुरू हो जाए और आपको कब फैसला करना पड़े. अगर तो जिस लेवल पे जाके इन कंसिडरिंग आवर कंट्री एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो आए, वी कैन कंटिन्यू मॉनिटरिंग. बट अगर रिवर्स आ गया तो रिवर्स में तो नेक्स्ट 24 आवर्स में वी हैव टू प्लान द डिलीवरी. एब्सेंट के अंदर आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके मॉनिटर कर सकते हो. कहीं पे इस तरह के केस में अगर एसटी रेशो भी ज्यादा है, वहां पे दोबारा पेशेंट के साथ बैठ के काउंसलिंग वगैरह की जरूरत होगी. एंड यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट के यू नीड टू एडमिट हर, राइट, फॉर द मॉनिटरिंग. बिकॉज इफ शी इज एट 32 वीक्स, इट्स अ प्री टर्म बेबी, एसटी रेशो ज्यादा है. या अगर घर से ही आपने करना है तो उसके क्या नुकसान होंगे. बट इट्स बेटर इफ यू आर एडमिटिंग है, बट यू नेवर नो कब तक एडमिट करना पड़े. तो सारा कुछ आपने उसके साथ डिस्कस करना है. एसटी रेशो अगर ज्यादा आना शुरू हो तो अपनी अपनी थोड़ी सी विजिलेंस और वो हमने बढ़ा देनी है. जहां तो एब्सेंट और रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो आ रहा है, वहां तो अर्ली डिलीवरी प्लान हो जाएगी. अगर सीरियल ग्रोथ स्कैन पे आपका ग्रोथ बढ़ रही है समहाउ, और आपका सब कुछ ठीक जा रहा है,
लेकिन ओवरऑल इट्स एन एसजीए बेबी बिकॉज इसका 10 सेंटाइल से कम है, लेकिन ग्रोथ स्कैन ठीक जा रहा है, डॉपलर ठीक जा रहा है। तो अब जो नई गाइडलाइन है वो 37 से भी आगे ले गई है, वो 37+6 पे ले गई नहीं है, राइट। पहले वालों ने कहा था कि चाहे एसजी हो कुछ भी हो, 37 से आपने ऊपर नहीं जाना। 37+6 पे ले गई नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर ओवरऑल एस्टिमेटेड बेबी वेट 3rd सेंटाइल से कम है तो आप 37+6 से ऊपर ना लेके जाओ। लेकिन अगर एस्टिमेटेड बेबी वेट बेहतर जा रहा है तो वो 39 वीक्स तक भी ले गई नहीं है बेबी। ठीक है। तो ये जरा गाइडलाइन नहीं वाली, इसके जो फ्लो चार्ट, 2 फ्लो चार्ट रट लें आप, आपके हैंड फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एक एक रिस्क फैक्टर्स वाला और एक इसकी मैनेजमेंट वाला। ठीक है। फिर उस सारी चीज को हमने अपने सेटअप पे अप्लाई करना है जो आप वार्ड्स में करते हो, क्योंकि आप वार्ड्स में पेशेंट्स का बेस्ट इंटरेस्ट में लीस्ट रिसोर्सेज में रह के कर रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, कि आपने पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट निकालना है इन द लीस्ट रिसोर्सेज। ठीक है। तो उस तरीके से आप करोगे। मैडम जी। एस्टिमेटेड फीटल मैडम वेट एक क्वेश्चन करना था। कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, जैसे हर वीक के हिसाब से आप मैडम बता सकती हाँ, हैं वेट का? एक ओवरऑल माइंड में याद रख लो कि 28 वीक्स पे 1 kg का बच्चा होता है, 30 वीक्स पे 1.2 kg का होता है, 34 वीक्स पे 2 kg का होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका बढ़ता जाता है 200 ग्राम्स के हिसाब से पर वीक। तो इस तरीके से आप एक अंदाजा रख लो और उससे आपकी एक एस्टिमेशन हो जाएगी। वरना तो जो सीरियल मैडम ग्रोथ मैंने स्कैन्स होते हैं उसमें परसेंटाइल पे ग्राफ बना होता है और इंडिकेटेड होता है कि ये लेस देन इतने सेंटाइल है। जी। तो मैडम एग्जामिनर इस तरह हमें बताएंगे कि एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10 थर्ड सेंटाइल है या लेस ग्रोथ देन स्कैन 10? मांगोगे ना आप, तो उनसे ग्रोथ स्कैन मांगोगे, जो प्रॉपर ग्रोथ स्कैन है उस पर तो पूरा ग्राफ बना होता है विद सेंटाइल्स। यस मैम, देती हैं एग्जाम में मैडम। आईयूटीआर में तो आपको प्रॉपर इवन आपके, अब तो खैर नहीं, आईएमएम में जो स्टेशन होते हैं उसमें तो सिर्फ ग्रोथ स्कैन ही पड़े होते हैं। जी, लुबना ने कुछ कहना है। हाँ जी, मैडम मैंने क्वेश्चन करना था, क्योंकि मैडम अब जो न्यू वाली गाइडलाइंस है ना, वो तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर को नहीं कहती हैं, तो क्या हमने मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर कहना है अब वालियों ने खत्म कर या दिया क्या हुआ है, हम? मैं देख रही हूँ जरा। जी मैडम, अब इसमें नहीं, अगर एमसीए आप वालों डॉपलर ने नहीं नहीं है। कहा तो फिर ना कहे। हाँ, अब में और नहीं है, सही दूसरा कह मैडम रही है। एक और, चलो मैं देख लूँ। हाँ, मैडम वो जो उसमें तो और एफडीए आसानी हमारा। हो गई। उसके अंदर उन्होंने एब्सेंट एंडास्टोलिक, रिवर्स एंडास्टोलिक दिया है और सीटीजी और डक्टस वेनोसा सिर्फ दिया हुआ है। उसमें मिडिल सेरेब्रल, अच्छा जी हमारे मुल्क में अभी तक मिडिल सेरेब्रल पे हम चलते हैं वैसे। इट्स अ गुड इंडिकेटर बाय द वे। लेकिन नई गाइडलाइन ने नहीं दिया मिडिल सेरेब्रल को, सही कह रही है। तो मैडम क्या हम एग्जाम में ये मांग लें, क्योंकि हम तो अपने सेटअप में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं ना, कि आल्दो इट इज नॉट ना रिकमेंडेड मांगे, इन न्यू न्यू गाइडलाइन, ना मांगे, लेकिन नई ना गाइडलाइन ही पे मांगे। चले। नहीं। मैडम इस पे एक लाइन ठीक है। लिखी हुई और है, आप दूसरा देखिए। मैडम, मैडम ये वाले इसमें लिखी हुई है एमसीए की, कि एमसीए एंड सीपीआर लेस देन 5 सेंटाइल शुड डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्वेलेंस विद अम्बिलिकल आर्टरी एंड कंप्यूटराइज्ड सीटीजी, शुड नॉट इनिशिएट डिलीवरी बिफोर 37। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, बस मैडम ठीक है। लिखा हुआ है इसमें। मैडम ये जो दूसरी वाली है ना, मैडम वो एफजीआर में लिखा हुआ है, एसजीए के लिए नहीं है मैडम, वो एफजीआर के लिए लिखा हुआ है, नहीं नॉट फॉर लेकिन एसजीए। एसजीए में भी आपने ग्रोथ स्कैन्स तो करवाने हैं ना, अम्बिलिकल आर्टरी तो करवानी है ना, ये तो नहीं, हम पूरा वो एक ही करवा है। रहे हैं, लेकिन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर तो एफजीआर के लिए है, वो एसजीए बेबी के लिए नहीं है। और दूसरा एसजीए बेबी के लिए तो मैडम उन्होंने 2 वीकली डॉपलर एसजीए और में तो टू देखो, वीकली मेरी ग्रोथ बात स्कैन सुनो, बोला। मेरी बात सुनो, मैं मसला हल करती हूँ। जो एसजीए है ना, उसके अंदर हमारा अभी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इतनी डेवलप नहीं हुई कि एसडी रेशो या एब्सेंट या रिवर्स डेवलप हो। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी आईयूजीआर वो है जिसके अंदर एसडी रेशो खराब होना शुरू हुआ है। जब जी। एसडी रेशो खराब होना शुरू हुआ है तो तभी तो हमारा डिसीजन मेकिंग आएगी ना कि डिलीवरी करनी या नहीं करनी। तो वहां हाँ पर जाकर आप फिर भी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और बाकी के डॉपलर को देख सकते हो। जब हम्म। एसजीए चल रहा है जिसके अंदर अभी एसडी रेशो ठीक है, तो उसमें तो फिर फर्दर और जरूरत भी नहीं है ना करने की। जी, और दूसरा मैडम, अगर एसजीए बेबी है तो क्या हम 2 वीकली डॉपलर और 2 वीकली ग्रोथ स्कैन करवाएंगे? कराएंगे, 2 वीकली ग्रोथ स्कैन और डॉपलर कराएंगे वीकली। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू तो मैम। अभी तो हमने अनश्योर ऑफ डेट्स आज कवर नहीं किया, हम तो सिर्फ आईयूजीआर ही करते रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इसमें भी बड़ी क्वेरीज थी। नेक्स्ट टाइम हम अनश्योर ऑफ डेट्स के साथ कोई और चीज ऐड कर लेते हैं, पॉली या कोई ऐसा चीज,
ताकि एक दफा अनश्योर ऑफ डेट्स पे 10 मिनट की बात कर लेंगे कि अगर कोई पेशेंट बिल्कुल अनश्योर ऑफ डेट्स है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उसको कैसे लेके मैम चलना है। ओलिगो करवा और ये- मैडम एक और क्वेश्चन था आंसर ऑफ दिस। कि मैडम जी जी। कि अगर ये वाली पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा होती मैडम, तो फिर हम इसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या करते और बेबी भी FGR होता, तो क्या हम इसको देखो जो मैं है आपको पेशेंट के साथ बताती हूँ, डिस्कस करते? अम, अगर तो SGA है, इसके अंदर हम पेशेंट को ऑप्शंस देंगे। अगर उसका प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी स्कैन पे बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे कि ST रेशो ठीक है, तो हम SGA को नंबर 1 पे नॉर्मल डिलीवरी की ऑप्शन दे सकते हैं और नंबर 2 पे सिजेरियन की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है ही ना जिसकी वजह से उसका SGA हो गया। और अगर आ गया वेस्ट रेशो का प्रॉब्लम तो फिर हम उसको नंबर 1 पे सिजेरियन, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पे भी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बाद उसका और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाना है, तो वो इस वजह से हम उसको नंबर 1 पे सिजेरियन, और अगर वो नहीं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में हम उसे लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन रख के, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैडम।